नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप और लालची बेटे भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौशल जी के दोनों बेटे उनसे पैसे मांगते हैं और वही बैंक जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, जहाँ रास्ते में उन्हें उनके दोस्त मिलते हैं और उन्हें समझाते कि तुम्हें कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी जमा कर कर रखना चाहिए। पर कौशल जी उनकी बात नहीं मानते और कहते, जिनके दो दो जवान बेटे हैं उन्हें बुढ़ापे की क्या चिंता। मेरे दोनों बेटे हम दोनों की सेवा अच्छे से कर देंगे, तो मुझे पैसे जोड़कर क्यों रखना है। पैसे भी मेरे पास अभी जो भी जायदाद है वह तो मेरे बेटे की है, तो मैं इन्हें आज दे देता हूँ। कहते हुए खुशी से कौशल जी बैंक की तरफ चल देते और मन में सोचते, आजकल तो किसी से किसी की खुशी देखी नहीं जाती। मुझे मेरे बच्चों के खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन दोस्त को उनका इस तरह सारे पैसे अपने बेटे को देना सही नहीं लगता। लेकिन कौशल जी को अपने दोनों बेटों पर पूरा विश्वास था कि वह और बच्चों की तरह नहीं है और भविष्य में वह कौशल जी और उनकी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौशल जी के दोस्त ने अपने मित्र को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कौशल जी अपने दोस्त की बात नहीं मानते। अब कहानी में आगे देखते हैं कि कौशल जी का यह फैसला सही था या गलत। कौशल जी बैंक से 25 लाख रुपए लेकर आ चुके थे और वह अपने दोनों बेटों को आधे आधे पैसे दे देते। पैसे पाकर उनके दोनों बेटे निखिल और नयन बहुत खुश होते। कौशल जी अपने बेटों से कहते, बस यही आखिरी जमा पूंजी थी मेरे पास जो मैंने तुम दोनों को दे दी। पैसे भी मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी तो तुम दोनों हो। तुम दोनों की परवरिश मैंने इस तरीके से की है कि मुझे कभी भी बुढ़ापे में पछतावा नहीं होगा। कौशल जी की कही हुई बातें उनके बेटे और बहू के कान पर नहीं गूंज रही थी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसों की महक आ रही थी। वह पैसे पाकर इतने खुश थे कि सब कुछ भूल चुके थे। उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। दोनों बेटे और बहू अपने कमरे में जाते और रेखा अपने पति नयन से कहती, अब हम इस घर में रहकर क्या करेंगे। वैसे भी 4 दिन हो गए हैं हमें रुके हुए इस घर में, अब मेरा इस घर में दम घुटता है। और वैसे भी हमें तो पैसे चाहिए थे जो हमें मिल चुके हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आधे पैसे जेची रह गए। यदि पूरे पैसे हमें मिलते ना तो कितना अच्छा होता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था होली तक का इंतजार मत करो, जल्दी चलेंगे, लेकिन तुमने मेरी सुनते कहाँ हो। अब ठीक है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। चलो ना चलते हैं। तब नयन कहता, इस तरह जाएंगे बापूजी को शक होगा कि हम सिर्फ पैसे के लिए आए थे। 2-4 दिन और रुक जाते हैं। हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है, रेखा कहती। उसी दिन सुबह से निखिल के फ़ोन की घंटी बजती है। तभी निखिल कहता कि आना जरूरी होगा। तब रोशनी कहती, क्या हुआ, किसका फ़ोन था, कहाँ जाना है। तब निखिल कहता, वही ऑफिस से बॉस का फ़ोन था, जरूरी काम है इसलिए जाना होगा, पर मेरा इस तरह जाने का मन नहीं है। इतने दिनों बाद तो अपने परिवार के साथ हूँ, तो अचानक से कैसे चला जाऊँ। तब रोशनी कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन आपका भी ऑफिस का काम है तो जाना तो होगा ही। निखिल और रोशनी की बात सुनकर रेखा समझ जाती है कि यह दोनों नाटक कर रहे हैं, पैसे पाकर निकलने का सोच रहे हैं। पर मैं भी कम चतुर हूँ क्या। जेठानी जी अभी आपके सारे प्लान पर पानी डालती हूँ। और वही रोशनी से कहती, भाभी सच कहा आपने, हमारे पति के ऑफिस के काम ऐसे ही होते हैं कि हम कहीं रुक नहीं पाते, और आप दोनों चले जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कीजिए निखिल भैया, आपको ऑफिस जाना है तो आप चले जाइए और रोशनी भाभी को छोड़ दीजिए। देखिए तो उनका चेहरा जाने के नाम से ही कितना उतर गया है। भाई हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। रोशनी को रेखा पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह क्या करती।
फिर रोशनी बहाना बनाते हुए कहती, अरे रुकना तो मैं भी चाहती हूँ रेखा, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे जीजी को खाने की परेशानी होगी। तभी रेखा ने कहा, अरे भाभी आपकी बड़ी बेटी है ना, वही जीजी के लिए खाना बना देगी। पैसे भी वही तो यहाँ पर आई नहीं, क्यों उसे दादा दादी के पास आना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। तब रोशनी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है रेखा, उसके एग्जाम थे इसलिए वह नहीं आई, और अभी उसे खाना बनाना नहीं आता है, तो वह खाना कैसे बनाएगी। तभी रेखा कहती, आप तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेकर जा रही हैं और अभी तक आपने उसे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। अब जमाना चाहे जितना मॉडर्न हो जाए, कम से कम लड़कियों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तब रोशनी रेखा से कहती, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और तुम्हारा कहना भी सही, आखिरकार तुम उसकी चाची हो, चिंता तो होगी। एक काम करती हूँ, इस बार छुट्टियों में तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। मेरी बात तो सुनती नहीं, शायद तुमसे खाना बनाना सिखा दो। तब रेखा कहती, आप मेरे घर पर भेज दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, पर मेरे ख्याल से आपको उसे माँ जी के पास भेजना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा खाना तो कोई बना नहीं सकता है। क्यों माँ जी? तब परसा जी कहती, हाँ बहू, वैसे भी बहुत दिनों से अपनी नातिन को देखा नहीं है तो उससे मिलना भी हो जाएगा। तुम ना छुट्टियों में उसे घर पर भेज देना। रोशनी कहती है, हाँ माँ जी जरूर, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप उसे शिक्षा दें। कहती, पर माँ जी अभी तो मुझे जाना ही होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही रखे, लेकिन तुम रुकती तो अच्छा रखता। तब निखिल ने कहा, तो एक काम करो रोशनी, मैं चला जाता हूँ, तुम 2 दिन बाद आ जाना। अब सब इतना कह रहे हैं तो तुम्हें रुकना चाहिए, वैसे भी 2 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूँगा। रोशनी ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, मेरा मन भी रुकने का है। थैंक यू रेखा, तुम्हारी वजह से मैं कुछ दिन और अपने परिवार के साथ रुक सकती हूँ। ये सुन रेखा मुस्कुराती, तब रोशनी मन में सोचती, मुस्कुरा रो रेखा, रेखा जितना मुस्कुराना हो, लेकिन मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। तुम भी सोचोगी कि मैंने जेठानी जी से पंगा क्यों लिया। रेखा भी सोच रही थी, क्या रखा था जेठानी जी, इतनी आसानी से आपको जाने दूंगी। मैं यहाँ पर रुक कर सासू माँ की सेवा करूँ और आप शहर में जाकर एंजॉय करो, ऐसा तो मैं होने नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन निकलते जाते और कुछ दिनों बाद नयन, रेखा भी चले जाते और रोशनी भी चली जाती। अब कौसर जी और वर्षा जी फिर से अकेले रह जाते। कौसर जी और वर्षा जी को अकेले रहते हुए 1 वर्ष निकल जाता। कौसर जी वर्षा जी से कहते, बच्चे थे तो घर में कितना चहल पहल था, अब तो घर सोना सोना रखता है। तब वर्षा जी ने कहा, हाँ यह कारीगर अब तो मुझे भी काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करें, बच्चों की नौकरी ऐसी है कि हम उन्हें अपने पास नहीं बुला सकते। इस तरह कौसर जी और वर्षा जी हर दिन अपने बच्चों को याद करते थे, पर उनके बच्चों को तो कभी भी उनकी याद भी नहीं आती थी, कभी उन्हें फ़ोन भी नहीं लगाते थे। और कौसर जी और वर्षा जी यदि फ़ोन लगाते तो मुश्किल से ही उनका फ़ोन उठाते, और जब फ़ोन उठाते तो एक ही बात कहते, वो बापूजी काम में व्यस्त आना, इससे फ़ोन नहीं उठाया। माँ, अब आप तो जानती हैं कि आपके बच्चे अब व्यस्त रहते हैं, इसलिए बात नहीं कर पाते। कौशल जी और वर्षा जी अपने मन को समझा रहे थे कि बच्चे नौकरी की वजह से दूर हैं। एक दिन कौशल जी के परिचित उनसे मिलने के लिए आते और वही कौशल जी और वर्षा जी को देखते हुए कहते, क्या हुआ, आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं। भाभी जी आप ही बताइए। तब वर्षा जी कहती हैं, भाई साहब बच्चों की याद आती है, लेकिन क्या करें, उनकी नौकरी है जिस वजह से हम उन्हें अपने पास भी नहीं बुला सकते। तब उनके परिचित उन्हें सलाह देते हुए कहते, सच है आजकल नौकरी की वजह से बच्चे हमसे दूर रहते हैं, लेकिन हम तो बच्चों के पास जा सकते हैं ना, और आपके बच्चे तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनके पास भी जाकर क्यों नहीं रहने रखते। और अब तो तुम्हारा गांव में कोई ऐसा काम भी नहीं जिस वजह से तुम्हें रुकना पड़े, और कोई परेशानी हो तो बताओ। तब वर्षा जी कहती, नहीं भाई साहब, और कोई परेशानी नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन हम चले जाएंगे तो ये घर भी तो खाली हो जाएगा, फिर इसकी देख रेख कौन करेगा। अरे भाभी जी इतना भी परेशान क्यों होती हैं, मैं कौन सा दूर रहता हूँ, पास में ही तो रहता हूँ, आपके घर की देख रेख कर लूँगा। कौसर जी को भी
पास सही रखती और वह अपने बड़े बेटे निखिल को फ़ोन लगाते। 2-3 बार फ़ोन लगाने के बाद निखिल फ़ोन उठाता और कहता, पापा कोई ज़रूरी बात है क्या? तो कौसर जी कहते, हाँ बेटा, वह क्या है ना बेटा, तुम्हारी माँ का यहाँ मन नहीं रखता, तो हमने सोचा कि हम तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाएं। ये सुन रोशनी घबरा जाती और रोशनी निखिल से मोबाइल लेते हुए कहती, अरे बापूजी, हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे घर पर रहने के लिए आए, लेकिन वह क्या है ना, अभी हम सोच रहे थे कि घर का कलर चेंज कराते हैं और उस सब में घर का सामान यहाँ का वहाँ करना होगा, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी और आप भी यहाँ आकर परेशान हो जाएंगे। जब घर में एक अच्छा सा कलर हो जाएगा ना, तो आप ज़रूर आइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझना बापूजी, और माँ जी से कहना कि मैं उनका इंतज़ार करूँगी। कहते हुए रोशनी बिना कुछ सुने फ़ोन रख देती और कहती, यही क्या हो गया? अचानक से बापूजी को इस घर में आने का मन कैसे हो गया? तब निखिल ने कहा, अब पैसे लेकर आए हैं तो सेवा तो करनी होगी। यही सुनकर कौशल जी और वर्षा जी का मन उदास हो जाता। फिर वर्षा जी अपने मन को समझाते हुए कौशल जी से कहती, वैसे बहू का कहना सही है, वहाँ जाते तो धूल मिट्टी में रहना पड़ता और हमारा स्वास्थ्य खराब होता। बच्चों को आखिर हमारी चिंता है, और वैसे भी हम यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। तभी कौशल जी कहते, एक काम करता हूँ, नयन को फ़ोन लगाता हूँ। वर्षा जी ने कहा, ये तो अच्छा सुझाव है, और वैसे भी नयन ने तो अभी तक नया घर ले लिया होगा, बहुत दिनों से बात ही नहीं हुई, आप ही फ़ोन कीजिए उसे। जब कौशल जी नयन को फ़ोन करते तो कहते, बेटा, तुम्हारी माँ का यहाँ मन नहीं रख रहा है, उसे तुम बच्चों की बहुत याद आ रही है। बड़े बेटे निखिल को फ़ोन किया था तो बहू कहने लगी कि अब उसके घर का कलर चेंज हो रहा है, तो वह तो हमें नहीं बुला सकती, और इसलिए हमने सोचा कि हम ना तुम्हारे घर पर ही रहने के लिए आ जाते हैं। यही सुन रेखा घबरा जाती है और वही कहती है, अरे बापूजी, आप इस घर में कैसे रहने के लिए आ सकते हैं? रेखा बहू, क्या कह रही हो तुम? वर्षा जी ने कहा, अरे माँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि अभी तो हमने नया घर लिया है, कोई भी सामान सही से नहीं रखा है, यहाँ आप लोग आएंगे तो परेशान होंगे। जब तक मैं पूरा घर अच्छे से सजा ना दूँ तो आप कैसे आ सकते हैं? और वैसे सच कहूँ बापूजी, मेरा भी बहुत मन है कि आप हमारे साथ आकर रहें। आखिर आप मदद नहीं करते तो हम नया घर कैसे लेते? जब तक हम इस घर में अच्छे से रहने ना रखें, तब तक हम आपको भी नहीं बुला सकते। हम चाहते हैं आप यहाँ पर आए, हमारी मजबूरी समझिए और हमें माफ़ कीजिए, पर हाँ, हम आप दोनों का आने का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और बहुत जल्द इस घर में हर एक सुख सुविधा की वस्तु लेकर आएंगे। कहते हुए रेखा भी फटाक से फ़ोन रख देती और कहती, बच गई, वरना बापूजी और माँ जी आ जाते तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाती। अरे अचानक से हुआ क्या इन्हें? हमारे पास आना क्यों है? अच्छे खासे रह तो रहे हैं गांव के घर में, फिर यहाँ क्यों आना है? बड़ी भाभी ने तो पहले ही ना बुलाने का बहाना कर दिया, और हम क्यों बुलाएं? हम भी क्यों बुलाएं? और वैसे तो पहले उन्हें बुलाना चाहिए, वह बड़े हैं। तब नयन ने कहा, पैसे तो हमने भी दिए थे, सेवा तो हमें भी करनी होगी। रेखा कहती, पूरे पैसे थोड़ी ना लिए हैं हमने, आधे पैसे भाभी ने भी तो लिए हैं। अपने छोटे बेटे का जवाब सुनकर भी कौसर जी फिर दुखी हो जाते। तब वर्षा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, वैसे जब हम इस घर में खुश हैं तो हम अपने बच्चों के पास जानने की इतनी बेचैनी क्यों कर रहे हैं, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो बच्चे हमें बुला लेंगे। कौसर वर्षा जी की बात का कोई जवाब नहीं देते। उन्हें अपने दोस्त की कही हुई वही बात याद आती जब उसने कहा था, कुछ पैसे बुढ़ापे के लिए भी बचा कर रखो, पैसे होंगे तो बच्चे पूछेंगे। और उनके मन में ख्याल आ रहा था कि मैंने कोई गलती तो नहीं करती, कहीं पैसे जाते साथ बच्चे हमें भूल तो नहीं गए, और वैसे भी अब तो मैंने कोई पैसे भी बचा कर नहीं रखे हैं, तो बुढ़ापे में हम इस घर में आखिर कब तक रहेंगे? जानना चाहते हैं कहानी में आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग, तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।